हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो एलटी ग्रेड का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं उसमें हम लोग 62 क्वेश्चन तक कर चुके थे। 63 क्वेश्चन से आज हम लोग देखेंगे। ठीक, आप लोगों को कल शाम को 5 बजे एलटी मेंस का प्रैक्टिस सेट कह लीजिए या डेमो क्लास कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप लोगों को मैंने एक अपलोड किया था कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आप लोग नया नया एग्जाम देने जाएंगे तो ये थोड़ी सी अंदर बनी हुई है कि कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा। जैसे मैंने कराया था ऐसे ही मिलता जुलता पेपर आएगा। वो 125 क्वेश्चन का टेस्ट, मतलब 125 शब्दों का क्वेश्चन था। ऐसे ही लिखा जाता है। उसमें से क्या आप लोगों को आ नहीं रहा था? आप लोगों को सब आ रहा है। बस अगर नहीं आ रहा है मैम तो कैसे लिखेंगे, ये चीजें नहीं आ रही है। तो बीच बीच में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा आप लोगों को हफ्ते में एक दिन नहीं, रोज नहीं, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 क्लास आप लोगों का मैं शाम को 5 बजे ही या जब कभी भी टाइम मिलेगा मैं देखूंगी। अभी तो शाम को 5 बजे से डीपी का क्लास चला रहे हूँ, लेकिन कल नहीं चला था। ठीक, तो इस तरीके से करके 2 या 3 वीडियो मैं अपलोड करती रहूंगी। आप लोग उसको भी देखते रहिएगा कि कैसे लिखा जाता है। और हाँ, आप लोग अभी तो 10:40 हुआ, आप लोग क्लास देख रहे हो। इस समय आप लोग क्या कर दें, कमेंट में जो भी आंसर हो अपना पूरा लिखने की कोशिश करें। जैसे विभा जी है, पूरा चीज आपको भले ही आ रहा हो, आप लोग उसे अपने शब्दों में लिखो। ये लगे कि हम कॉपी पेन से लिख रहे हैं। तो जितनी चीजें हम सोच पा रहे, लिख पा रहे हैं, तो वो चीजें हमारी क्या हो, ऐसे हैबिट में बना रहे कि हम कैसे लिखेंगे। ठीक है। और घर पे भी आप लोग क्या करें, अब आप लोग जानते हो मैं 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को मैं पढ़ा लेती हूँ। तो उसमें होम साइंस के उनकी बुक से जो हम लोग 125 क्वेश्चन का वो करेंगे, बहुत ही सटीक हम लोग तैयारी करेंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हुए, सब हो जाएगा। पहले प्री की तैयारी करें, लेकिन यह कि प्री और मेंस हम लोग साथ में ले करके चलेंगे। क्योंकि प्री हो जाता है तो मेंस के लिए 2 से 3 महीने का केवल टाइम मिलता, जाता टाइम नहीं मिलता है। और प्री हो गया तो मेंस होना ही होना, इंटरव्यू नहीं है, आप जानते हैं। ठीक है। और अभी 10 अगस्त को जीआईसी की जगह आ रही है, उसमें भी आप लोगों को जो लोग एलिजिबल होंगे फॉर्म भर लेंगे। ठीक है। अब ये हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं एक बार आप लोगों का हाल चाल पूछ लो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और पढ़ाई लिखाई में आप लोग एकदम जोर शोर से लग जाइए। अब आप लोगों के पास क्या है, सुनहरा अवसर है। इसके बाद कई सालों तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। फिलहाल एलटी ग्रेड और जीआईसी टीजीटी पीजीटी को तो नहीं आएगी। ठीक है। ये मान करके तैयारी करें कि 2026 आते आते हमें एक सीट लेना ही लेना है। ठीक है। अब चलो आप लोग क्वेश्चन आंसर कर दें। हाँ, जो लोग नए हैं उनके लिए क्या संदेश है, उनके लिए ये है कि क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी तो टाइम है 10:40 को मॉर्निंग में और इवनिंग में 5 PM पे। लेकिन हो सकता है एक वीडियो आप लोग का जब वो मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगी, जब मेंस की तैयारी कराऊंगी, तो हो सकता है वो किसी भी टाइम अपलोड हो जाया करे। तो उसका कोई टाइम नहीं है। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो टाइम नहीं है, तो उन्हें नहीं पता चलेगा। लेकिन जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। बहुत बातें हो गई, अब बातें ना करते हुए आप लोग क्लास को कर दें कि क्वेश्चन 30 नंबर 3 का आंसर कर दे। 33 का, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी प्रकार हैं किसके? ऑप्शन ए एकल विवाह के, ऑप्शन बी प्रायोगिक विवाह के, ऑप्शन सी बहु विवाह के, ऑप्शन डी समझौता विवाह के। आप अपना आंसर कर दे, क्या होगा? 63 का आंसर कर दे। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम मैं दिया करूंगी और मैं देती भी हूँ। आप कहोगे मैम बहुपति विवाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहुपति विवाह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर कर दे। ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह है, यानी जो ट्राइसेम योजना है इसमें लक्षित समूह कौन से हैं? ऑप्शन ए, पहले जो लोग ट्राइसेम का फुल फॉर्म बता ले जाएंगे वो लोग इसका आंसर दे लेंगे। ठीक है। ऑप्शन ए शहरी महिलाएं, ऑप्शन बी ग्रामीण युवा, ऑप्शन सी शहरी युवा, ऑप्शन डी गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण युवा एवं महिलाएं। अब आप इसका आंसर कर दें। आप कहोगे मैम हम लोग ट्राइसेम का फुल फॉर्म बताएंगे। ट्राइसेम का फुल फॉर्म है, क्या है? ट्रेनिंग, इस तरीके से ट्राइसेम लिखा जाएगा ना, ट्राइसेम। ठीक। SEM ट्राइसेम क्या होगा? ट्रेनिंग रूरल, और आई से ट्राइसेम, आई ही होगा ना ट्राइसेम। आई से क्या होगा? इंटीग्रेटेड, नहीं इसमें इंटीग्रेटेड नहीं होगा। ठीक। फिलहाल आप लोग आर पकड़ लो, मुझे पूरा भी समय याद नहीं आ रहा है ट्राइसेम का। ठीक। अगर ट्राइसेम की स्पेलिंग पूरी नहीं मुझे याद आ रही, फिर भी अगर हम TRI, ठीक, IE होगा या TRE, चाहे जो भी हो, ठीक, ई हो आई हो, लेकिन आर आप पकड़ लिए।
हम हमेशा कहते आर मतलब रूरल, और रूरल यानी क्या हो गया, ग्रामीण एरिया हो गया, ठीक है। रूरल यानी क्या हो गया, ग्रामीण एरिया हो गया। और अगर इसकी जगह पे यू दिया रहे तो अर्बन यानी शहरी लोगों के लिए हो गया। तो यहाँ पे यू तो कहीं आपको दिख नहीं रहा। मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताती हूँ, बाकी तो आपको क्वेश्चन हजारों बार मिला होगा, हजारों प्रैक्टिस सेट में मिला होगा, आप सॉल्व भी किए होंगे। तो ट्राइसिम में पहले आपने देखा मैम आर होता है, और आर यानी रूरल। रूरल इसमें क्या, आर यानी हाँ रूरल, ठीक। तो इसमें क्या होगा, शहरी होगा नहीं, शहरी होगा नहीं, गरीबी रेखा से नीचा नीचे का कोई वही नहीं दिया है, ये दिया है ग्रामीण युवा, यूथ। ट्राइसेम है ना, तो वाई जो होगा यूथ होगा। तो आप कहोगे मैम इसमें दो दो चीजें मिल गई, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ग्रामीण युवा। अब आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। ट्राइसम का आप लोग फुल फॉर्म बता दे, अगर मुझे नहीं याद आया तो मैं आप लोगों को सन बता दे रही हूँ कब ये आया था। तो ये कब आया था, 2 अक्टूबर को। कब आया, 2 अक्टूबर 1991 से 92 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। और इस योजना का बाद में क्या नाम हो गया, तो इसी योजना का बाद में नाम हो गया JRY। अब कहोगे मैम JRY क्या है, तो जवाहर रोजगार योजना। क्या है, जवाहर रोजगार योजना, इसका नाम फिर बाद में हो गया, ठीक है। आप लोग ट्राइसम का फुल फॉर्म बता दें, 65 का आंसर कर दें। भारतीय मानक संस्थान, जिसे ISI कहते हैं। ISI का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, और आई से क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। जल्दी याद नहीं आता कोई चीज, अब हमारे भी दिमाग से क्या चीजें मिस होने लगी। भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे क्या कहेंगे, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, पहले इसकी बात बता दो कि किस वर्ष स्थापना हुआ था, आप इसका बता दो। आप कहोगे मैम ऑप्शन ए 1948, 49, 1950, 1959, 1947। कब इसकी स्थापना हुआ था, आप कहोगे मैम 1947, यानी जब देश हमारा आजाद हो रहा था उस समय किसकी स्थापना हुई थी, भारतीय मानक संस्थान की। ऐसे भी कुछ याद कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है मैम, ये खाद्य मामलों एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यानी किसी भी चीज को ये लेवल देता है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ISI क्या कहते हैं, अरे ISI मार्क है, ठीक है। यानी अगर ये मार्क लग गया तो चीज में कोई क्या है, मतलब मैं खराब नहीं होगा, ठीक है। 66 का आंसर करते, मतलब ये नहीं कि खाना पे लग गया, ये किस पे लगता है, इलेक्ट्रिक चीजों पे लगती है, ठीक है। जैसे गैस चूल्हा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, AC हो गया, इन सारी चीजों पे लगता है, ठीक। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है इसकी, किसकी। ऑप्शन ए वास्तविक प्रत्यक्ष आय की, ऑप्शन बी वास्तविक अप्रत्यक्ष आय की, ऑप्शन सी धन आय, ऑप्शन डी आत्मिक आय। धन आय तो कुछ होता ही नहीं है। आप करें आंसर 66 का, क्या होगा, आप कहेंगे मैम वास्तविक आय की हो जाएगी। इसी वास्तविक आय में ही क्या होता है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ये, क्या हो जाएगा, ए यानी वास्तविक प्रत्यक्ष आय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर कर दे, क्या है 67, SARS। क्या है, SARS, इसको क्या कहेंगे, सार्स कहेंगे। का विस्तारित रूप क्या है, जब कोरोना आया था तो आप लोग को ये सुनने को मिला होगा। ऑप्शन ए सिस्टेमेटिक एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी सेवर या सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंड्रोम, ऑप्शन सी सीवियर एक्सेलरेटिंग रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन डी स्लो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब आपको ये तो पता चल गया, R फॉर रेस्पिरेटरी है और R फॉर S फॉर सिंड्रोम है। बाकी ये दो अक्षर आगे के हैं, उनका आप मतलब बता दें तो आप कहोगे मैम इसका एक्सपेंड होगा कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। क्या होगा, सेवियर की सेवर, आप ये तो बता दें सेवियर होगा कि सेवर। आप कहेंगे मैम सेवर होगा या सेवियर, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 68, कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि क्या है, 9th के बुक से दिया है। ऑप्शन ए जलाकर, ऑप्शन बी जल प्रवाह में डालकर, ऑप्शन सी खाद बनाकर, ऑप्शन सी भराव करने के लिए। विधि तो सब है, हम लोग बच्चों को बुक में सारी विधि पढ़ाते हैं,
इसमें से एक छटाई विधि भी होती है, यानी सॉर्टिंग मेथड। अब आप बता दें, आप कहोगे मैम सबसे बेस्ट जो आंसर होगा ये हो जाएगा खाद बना करके। क्या हो जाएगा? सबसे बेस्ट आंसर जो होगा खाद बनाना हो जाएगा। बाकी तो सब आंसर सही है। 69 का आंसर बता दें। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है। ऑप्शन ए दैनिक सफाई का, ऑप्शन बी साप्ताहिक सफाई का, ऑप्शन डी मासिक सफाई का, ऑप्शन डी वार्षिक सफाई का। आज बड़े संजोग से क्लास 9th में हम यही बच्चों से पूछ भी रहे थे कि सफाई कितनी प्रकार की होती है। तो क्लास 9th के बुक में सफाई 6 प्रकार की दी है, 10th के बुक में 5 प्रकार की दी। आप कहोगे मैम कौन कौन से 6 दे दिया है, बता दे रहे हैं। अब आप लोग को विस्तार से भी पढ़ना है। हो सकता है यही आ जाए कि सफाई कितने प्रकार की होती है, तो क्या होगी? दैनिक सफाई, साप्ताहिक, वार्षिक, मासिक, की तो 4 है ही। एक सामयिक सफाई है। क्या है? सामयिक सफाई। आप कहोगे मैम सामयिक सफाई क्या है? और एक आकस्मिक सफाई। ठीक, क्या है? आकस्मिक सफाई। आप कहोगे मैम सामयिक में क्या होगा? जैसे समय विशेष पे साफ करना, जैसे होली पे साफ करना, दिवाली पे साफ करना, नागपंचमी पे साफ करना, नवरात्रे में साफ करना। तो क्या है? ये सामयिक सफाई हो गया। आज ही अभी बच्चों को मैं पढ़ा करके आई हूँ। आकस्मिक सफाई क्या हो गया? आकस्मिक यानी जैसे अचानक कोई काम पड़ गया, अचानक शादी विवाह पड़ गया, तय बातें चल रही थी जहां जहां, मतलब क्या है, शादी एक दिन में नहीं ना हो जाती है। फिर क्या है? अचानक शादी तय हो जाना, अचानक किसी गेस्ट का आने का सूचना मिल जाना कि फला तारीख को और फले व्यक्ति आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? आकस्मिक सफाई हो गया। इसलिए क्या है? सफाई 6 प्रकार का है। तो अब आप इसमें बता दो, कहो कि मैम कहाँ से कहाँ लेकर के चली गई। 69 का आंसर बता दें कि 69 का ये हो जाएगा। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व दैनिक सफाई की होती है। दैनिक सफाई में हम क्या करते हैं? अपने घर का झाड़ू पोछा, बर्तन नहाना धुलना, ब्रश करना, कंघी करना, ये सब क्या हो गया? दैनिक सफाई के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कर दें। इस पुस्तक के लेखक का नाम चुने। किस पुस्तक के? मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। किसने लिखा है? ऑप्शन ए हैरिट गोल्डस्टीन एवं वीटा गोल्डस्टीन ने, ऑप्शन बी लागवर्थी, ऑप्शन सी निकिल एवं डार्सी, ऑप्शन डी ग्रास एवं ब्रैंडल। आप बता दें किसने लिखा है, ये बुक किसकी है। 70 का आंसर कर दें। आप कहेंगे वह ये बुक निकी लेवन डार्सी का है। किसका है? निकी लेवन डार्सी का है। इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 71। अगर ऐसा आप लोगों को लगता हो कोई क्वेश्चन, मतलब बता रहे हैं कि अगर ऐसा आपको लगे कि कोई क्वेश्चन गलत बता दिए, तो उसे आप लोग एक बार नेट पे जरूर देख लिया करें। ठीक है। क्योंकि बुक के हिसाब से मैं पहले तो अपना आंसर बताती हूँ, फिर एक बार मुझे अपने मन में ले ली तो फिर मैं बुक में देखती हूँ। तो जो बुक वाला रहता है मैं उसे मान के चलती हूँ, तो फिर आप लोग अपना एक बार चेक कर लिया करें। ठीक है। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए ज्ञान है, ज्ञान करेगा। ऑप्शन बी पारिवारिक संसाधन है, ऑप्शन सी मूल्य है, ऑप्शन डी योजना है। निर्णय प्रक्रिया को कौन सा फैक्टर ऐसा है जो प्रभावित नहीं करेगा? आप कहोगे मैम निर्णय प्रक्रिया को योजना जो होगा, यानी प्लानिंग जो है, या किसी भी तरीके से क्या है, प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है। बाकी ज्ञान हमारे जितना बुद्धि होगी हम उसी हिसाब से निर्णय लेंगे। मूल्य जो होगा हम अपने मूल्य के हिसाब, मूल्य का मतलब क्या होता है आपको बता दें। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं चोरी करना पाप है। ठीक। आपको क्या कह रहे हैं कि चोरी करना पाप है, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ये मैंने आपको ज्ञान दिया। लेकिन आपकी माँ क्या है, बहुत बीमार है और उनको दवा के लिए पैसा चाहिए। ठीक। आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय चोरी के। आप समझते रहिएगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय चोरी के, या आप चोरी करोगे तभी अपने माँ की इलाज करवा सकते हैं। तो आपका उस समय मूल्य क्या होगा कि मैं चोरी करके अपने माँ को जिंदा रखूंगी, अपने माँ का इलाज कराऊंगी। उस समय आपका मूल्य ये कहेगा। ठीक है। आप ऐसे कहोगे, सबको कहोगे कि चोरी करना पाप है, मैं जान रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मजबूर होकर के चोरी करना पड़ा। क्योंकि यही लोग क्या कहेंगे, यही दुनिया आपको कहेगी, अरे इतना तुम अपने वसूले पे वो हो गए, खरे उतर गए कि अपने माँ का जान नहीं बचा पाए। अगर एक खाने से ले लो कि एक रोटी चोरी करके आपको अपने माँ को जिंदा रखना, उसे भूख लगी है, तो आपको रोटी चोरी करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो, यही आपके अगल बगल वाले क्या करेंगे, आपको ताने दे दे करके जीना दोहर कर देंगे। अरे बड़ी हरिश्चंद्र की औलाद बनी थी, एक रोटी चुरा ली होती तो शायद माँ जिंदा हो गई होती। समझे? तो ये चीजें होता है। तो हमारे मूल्य जो है, मूल्य हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है। मूल्य कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, परिस्थिति के अनुसार मूल्य हो जाते हैं। ठीक है। ये आप समझ करके रखिएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मैम डी हो जाएगा। ठीक है। इधर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 72। कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए?
ऑप्शन ए 160 डिग्री तापमान पे, ऑप्शन बी 190 डिग्री तापमान पे, ऑप्शन सी 200 टेम्परेचर पे, ऑप्शन डी 150 डिग्री टेम्परेचर पे। आप बता दें आंसर क्या होगा 72 का। 72 का आंसर हो जाएगा, आप कहोगे मैम 160 डिग्री तापमान तापक्रम पे हम कपड़ा धुलते हैं, सूती कपड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, किसके लिए परिधान रचना में रंग रेखा आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्तरीकरण तथा विकिरण का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी लय, ऑप्शन सी समानुपात, ऑप्शन डी अनुरूपता। किसके लिए परिधान रचना में रंग योजना आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्तरीकरण तथा विकिरण का प्रयोग, जहां पुनरावृत्ति आ जाए वहां आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत बिना देखे समझे लय को लगाएंगे और निकल लेंगे, क्योंकि लय में ही क्या होता है, रिदम में ही पुनरावृत्ति होती है। क्या है, ये रिदम है। ठीक है, ये क्या है, ये रिदम है। ठीक, ये सब क्या है, ये रिदम है। ये चीजें क्या हो रही हैं, ये रिदम है, समझे, यही है रिदम। क्योंकि इसे हम पुनरावृत्ति, इसका दोहराव हो रहा है, तो जहां पुनरावृत्ति आ पाएगा आप तुरंत आंख बंद करके आंसर कर देंगे कि मैम ये लय हो जाएगा। और ये लय है क्या, कोई बताएगा? आप कहोगे मैम ये कला के सिद्धांत हैं। क्या है, कला के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 74, अब आप लोगों को इतना बताने पे अब आप लोगों को ये चाहिए कि कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते रहे, टाइप करते रहे मैम कितने सिद्धांत होते हैं, कितने तत्व होते हैं। सिद्धांत 7 है तो कौन कौन से हैं, तत्व 5 है तो कौन कौन से हैं। आप इस तरीके से करके आपको तुरंत टाइप करते रहना चाहिए, उंगलियां आपकी चलती रहनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, ऐसा आप करते हैं तो आप मेंस परीक्षा के बहुत ही करीब है। प्रश्न बन जाए 125 शब्दों में लिखिए कला के तत्व को समझाइए, तो आपको आएगा नहीं, जब पूरा आएगा नहीं, पूरा आपको पांचों सातों लिखना है और उसके बारे में एक एक लाइन लिख करके आपका हो गया आंसर। 8 नंबर नहीं तो क्या 3 नंबर में मिलेगा, 4 नंबर में मिलेगा। तो आप लोगों को ऐसे लिखना है। आप यहाँ बता दें, कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए प्रातः, ऑप्शन बी दोपहर के बाद, ऑप्शन सी शाम को, ऑप्शन डी रात्रि में। आप बता दें। एक सेकंड, सॉरी, आंसर आपका क्या होगा आप बता दें। आप कहेंगे मैम इसका आंसर हो जाएगा कि हमें कपड़ा क्या है दोपहर बाद लेने जाना चाहिए। सुबह आप बहुत जल्दी जाओगे तो दुकान नहीं खुली रहेगी, शाम को तो शाम ही हो जाता है, भीड़ भाड़ हो जाती है, लाइट शाम से ही जलने लगती है। लाइट तो खैर सब दिन में भी जलाते हैं, शॉपिंग मॉल वाले या जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोपहर बाद कपड़ा लेने जाना बेस्ट होता है। ठीक है, रात में तो बिल्कुल भी नहीं कपड़ा खरीदे। बहुत से लाइटें क्या करती, कपड़े का कलर चेंज कर देती। आप लोग पार्टी वगैरह में जाते होंगे, देखते होंगे, आप किसी और कलर का कपड़ा पहन के जाते हो, दिखता हुआ किसी और कलर का। तो इसलिए रात में तो बिल्कुल भी कपड़ा नहीं लेना चाहिए। 75 का आंसर कर दें। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चेस्ट सिस्टम, ये 10th के बुक में है। ऑप्शन बी डायरेक्ट सिस्टम, ऑप्शन सी चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप रेडीमेड कपड़ा लेने जाते हैं तो नाप होता है, एम होता है, एस होता है, एल होता है, एम एस एल, एक्स एल, फिर एक्स, डबल एक्स, फिर एक्सएल, इस तरीके से करके होता है। तो आप कहोगे मैं वो किसका नाप लेकर के बनता है, तो वो चेस्ट का नाप लेकर के बनता है। किसका नाप लेकर के बनता है? आप कहोगे मैम वो चेस्ट का नाप लेकर, यहाँ मुझे बनाने नहीं आता। ठीक, वो क्या होता है, चेस्ट का नाप लिया जाता है और इधर की चीजें क्या है, आप कमर उमर वाली चीजें क्या है सब फिटिंग कर दी जाती। चेस्ट सबका एक समान बनाया जाता है। बाद में आप भले ही जैसे भी हो अपने शरीर के हिसाब से उसे क्या कर सकते हैं, फिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे मैम चेस्ट सिस्टम आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर कर दें। ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए जामदानी, ऑप्शन बी चंदेरी, ऑप्शन सी बालूचर, ऑप्शन डी बूटियां। आप बता दें 76 का क्या आंसर होगा। आप कहोगे मैम जो ढाका मसलिन के बुने हुए पैटर्न के साथ क्या होगा, जामदानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जामदानी के नाम से जाना जाता है। ढाका की साड़ियों में बॉर्डर पे क्या बना होता है, पशु पक्षी बने होते हैं। ठीक है, नमूने किसके होते हैं, सोने चांदी के तार के नमूने होते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 प्रश्न क्या है, कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है? नहीं है बताना है, 3 है 1 नहीं है।
ऑप्शन ए कसूती कर्नाटक, ऑप्शन बी मोती भारत दिल्ली, ऑप्शन सी कच्छ गुजरात, ऑप्शन डी मुर्री लखनऊ। आप बता दें क्या नहीं सुमेल है। आप कहेंगे मैम कसूती कर्नाटक है, कच्छ गुजरात है, तो क्या नहीं है, मुर्री लखनऊ है। मोती भारत जो दिल्ली दिया है, ये मोती भारत हीर भारत सब कहाँ का है, राजस्थान का। कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक। कसूती में 4 कढ़ाई होती है, चारों का नाम कोई बताएगा मुझे। नेंगी मेथी मुर्गी मुर्री और नेंगी मेथी मुर्री और मुर्गी। इस तरह आप एक क्या है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लखनऊ का क्या है, चिकनकारी है। गुजरात का कच्छ हो ही गए। 78 का आंसर कर दें। शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी पटना। आप कहोगे मैम जरी के लिए जो शहर प्रसिद्ध है वो आंसर हो जाएगा बनारस। क्या होगा, बनारस। लखनऊ का चिकनकारी है। 79 का आंसर करें। अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑयल का, ऑप्शन बी लेई का, ऑप्शन सी मोम का, ऑप्शन डी गोंद का। आप बता दें 79 का क्या आंसर होगा। आप कहेंगे मैम 79 का जो प्रश्न हो जाएगा वो होगा मोम का। अवरोधक के लिए यानी मोम लगा दो। जितने दूर पे अगर ये कपड़ा है, ये इतना हम फ्लावर बना दिए हैं, इसमें हमें मोम नहीं, कलर नहीं चढ़ाना। बाकी पूरे कपड़े पे कलर करना है, इस पे हमें कलर नहीं करना। ये फ्लावर हम किसी और कलर से करेंगे, तो इस पे आप मोम लगा दो और मोम लगा करके पूरे कपड़े को कलर में डिप कर दो। लेकिन इतने जगह पे क्या होगा, कलर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, अवरोधक छपाई में मोम लगाया जाता है। ठीक। 80 का आंसर कर दें। परिसज्जा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए आकर्षक बनाना, ऑप्शन बी आसानी से धोना, ऑप्शन सी आसानी से सुखाना, ऑप्शन डी आसानी से मलना। आप बता दो। आप कहोगे मैम परिसज्जा, और परिसज्जा मतलब क्या होता है, परिसज्जा मतलब सुंदर बनाना, क्या है, सजाना। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा कि आकर्षक बनाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकर्षक बनाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर करते हैं। क्रैम्बिक एक फिनिश है के लिए, किसके लिए है, यानी क्रैम्बिक एक प्रक्रिया है जो किसके फिनिशिंग के लिए जाना जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। आप बता दें। आप कहेंगे मैम क्रैम्बिक जो होगा या केम्बिक जो भी आप पढ़ लें, तो ये किसके लिए होगा। ऑप्शन ए सूती के लिए, ऑप्शन बी सिल्क के लिए, ऑप्शन डी ऊनी के लिए, ऑप्शन डी नायलॉन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मैम सी, यानी सिल्क के लिए। सिल्क के अंडे का आप लोग बता दें, सीक्वेंस लगा दे कैसे सिल्क मिलेगा। तो आप कहोगे मैम अंडा लार्वा यूपा कीड़ा। क्या होगा, अंडा लार्वा यूपा कीड़ा। आप लोग ऐसे टाइप करें, अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा। इसके कीड़े का जीवन काल कितने दिन होता है। तो आप कहोगे मैम 2 मंथ से लेकर के, नहीं, ये 37 से लेकर के साथ कितने दिन होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो। शायद 37 से 63 दिन होता है क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है। इसके पालन को क्या कहते हैं, तो रेशम के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरी कल्चर कहते हैं रेशम पालन को। इसके कीड़े का क्या नाम है मैम, बॉम्बेक्स मोरी नाम है। आप लोग भी लिखते चले, क्या नाम है, बॉम्बेक्स मोरी नाम है। ठीक है। और क्या है, और क्या है, सेरिकल्चर किस किस पेड़ पे पाला जाता है मैम, शहतूत के पेड़ पे। किस पे, शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। क्या खाते हैं मैम, शहतूत की पत्तियां खाते हैं। क्या खाते हैं, शहतूत की पत्तियां खाते हैं। इसमें एक प्रक्रिया होती है, वेटिंग प्रक्रिया होती है, जिसे भारण प्रक्रिया कहते हैं। क्यों भारण प्रक्रिया होती है मैम, क्योंकि ये बनाते समय ये बहुत ही हल्का हो जाता है और इसके वजन को बढ़ाने के लिए एक फिनिशिंग की जाती है, भारण प्रक्रिया, यानी इसके वेट को बढ़ाना। ठीक है। ऐसे हम लोग साइड से सीक्वेंस से जानकारी लेते चलेंगे। ठीक। आगे निकल चलो। और कितने प्रकार के रेशम होते हैं, तो आप कहोगे मैम ईरी रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम, अरंडी रेशम, ये सब क्या है, टाइप ऑफ सिल्क है। ठीक है। 82 का आंसर कर दे। आप लोगों को अब ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में मुझे लिख लिख करके बताना है। आप लाइव आप पढ़ रहे हो प्रीमियर, आप लाइव का ही फील करते हो, क्योंकि मैं भी क्लास में मैं बैठी जरूर रहती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसके उस समय भी मैं उनको पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी जरा सा नजर उठा करके बच्चों से मैं कुछ पूछती हूँ, बताते हैं, उतने में मैं नजर उठा करके देख लेती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि कहीं आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछ रखा है, मैंने आपको जवाब ना दिया हो। तो आप लोग ये मत सोचो कि आप लोग अकेले पढ़ रहे हो, वहां पे मैं आप लोग को पढ़ाती रहती हूँ, आप लोगों पे भी मेरी नजर रहती है। तो इसलिए आप ये फील करो कि मैं लाइव ही पढ़ रही हूँ,
आप अपना आंसर लिखते रहें, ठीक है। अब आपको मेंस एग्जाम देना है तो आपके अंदर वो सोच होनी चाहिए, वो मैटर होना चाहिए कि मैं मेंस में क्या लिखूंगी, ठीक है। 82 का आंसर कर दे। आप कहोगे मैम 82 का आंसर, पहले प्रश्न तो पढ़ लीजिए। इंटरलॉकिंग धागों में के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार क्या नाम रखा गया है। कौन सा ताना होता है, कौन सा बाना होता है। तो जो खड़ी लाइन होती है ताना होता है, और जो लेटी हुई लाइन होती है बाना होता है। क्या है, वार्प एंड वेफ्ट होता है। ताना को वार्प कहते हैं एंड बाना को वेफ्ट कहते हैं। अगर इसको किसी को याद करने में तकलीफ हो रही हो कि मैम हम नहीं समझ पाते कौन सा ताना होता है कौन सा बाना होता है, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी। बहुत ही बकवास मेरा ट्रिक होता है, लेकिन चलिए ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। ताना मतलब जो लंबा लंबा होता है, और ताना लोग क्या है, अपने नात रिश्तेदार पड़ोसी घर वाले ताना मारते हैं, ठीक है। ताना मारते हैं कि नहीं मारते। आप कहोगे जी मैम, तो क्या करते हैं, वो बहुत ही लंबा लंबा ताना मारते हैं। कैसा मारेंगे, लंबा लंबा ताना मारते हैं। ऐसा ताना देते हैं कि हम लोगों को क्या है, एकदम पूरा याद ही रह जाता है कि अरे उन्होंने ये कहा था, ठीक है। आप लोग नौकरी नहीं पा रही हैं, तैयारी नहीं सही से कर रही हैं, तो क्या है, घर वाले ताना मारते होंगे अगल बगल, अरे आपकी लड़की कितने दिनों से। घर वाले उतने प्रेशराइज नहीं होते। जब अगल बगल वाले नात रिश्तेदार कोई कह देते हैं अरे कब तक पढ़ाएंगे, अब तो शादी ब्याह कर दीजिए, ये है वो है, तब क्या है, तो घर वालों के दिमाग में खटकने लगता है कि अगल बगल वाले ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, तो वो ऐसा ताना देते हैं लंबा लंबा, जो कभी आपको भूलता नहीं है। अब ये भी आपको नहीं भूलेगा कि जो लंबी वाली लाइन होगी क्या होगी, ताना होगी। जो जो लेटी हुई लाइन होगी वो क्या होगी, बाना होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आंसर करते 82 का। आप कहोगे मैम 82 का आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा, डी, यानी बुनाई होती है। इस तरीके से ताना और बाना के योग से क्या हो रहा है, आप कहोगे मैम कपड़ा बुना जा रहा है, तो यही क्या है, बुनाई होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 83। 83 का आंसर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निरोधी वस्त्र है। ऑप्शन ए लाइसील है, ऑप्शन बी स्पेंडेक्स है, ऑप्शन सी नोमैक्स है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। स्पेंडेक्स खिलाड़ियों के लिए वस्त्र होता है। किसके लिए होता है, खिलाड़ियों के लिए होता है। ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और यही अग्निरोधी प्रतिरोधी वस्त्र होता है। और क्या है, एस्बेस्टस जो होता है उससे भी जो वस्त्र बनते हैं वो भी क्या होते हैं। अच्छा यही यही आ गया, चलो क्वेश्चन नंबर 84। एस्बेस्टस है, क्या है, एस्बेस्टस क्या है। आप अपना आंसर कर दें कि मैम एस्बेस्टस जो है, ऑप्शन ए सेलुलोजिक तंतु है यानी सेलुलोजिक फाइबर है, ऑप्शन बी मिनरल फाइबर है, ऑप्शन सी संश्लेषित फाइबर है, ऑप्शन डी प्रोटीन फाइबर है। प्रोटीन फाइबर के उदाहरण मैम क्या है, बुल है, और क्या है, WOOL होता है ना, हाँ WOOL वुल होगा, और क्या होगा, शिल्प होगा, ठीक। ये क्या है, प्रोटीन फाइबर है। सेलुलोजिक जगत पे क्या हो गया, कॉटन हो गया, क्या हो गया, कॉटन हो गया, लिनेन हो गया, लिनेन हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, हेम्प हो गया, रेमी हो गया, कोयार हो गया, और क्या हो गया, कापोक हो गया। ये सब क्या है, जूट हो गया। ये सब क्या हो गया, सेलुलोजिक हो गया। मिनरल जगत का क्या होगा, आप कहोगे मैम गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एस्बेस्टस हो गया, एस्बेस्टस हो गया, और क्या हो गया, कांच हो गया। यानी कांच को क्या कहते हैं भाई, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। चलो नहीं याद आ रहा, छोड़ो जाने दो। संश्लेषित में क्या हो गया, संश्लेषित में क्या हो गया, अरे भाई क्या, नायलॉन हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं। तो आप कहोगे मैम एस्बेस्टस जो होगा मिनरल तंतु होगा। अब ऐसे हम लोग विस्तार से फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग भी साइड से आंसर देते रहें। 85 का आंसर कर दे। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है। ये चारों उसका क्रम दिया गया है। अंडा यानी एक, डिम्बक, प्यूपा, पूर्ण कीड़ा। आप बता दो, ये लार्वा हो गया, इसी को भिंडक भी कहते हैं, डिम्बक या भिंडक। ये लार्वा हो गया, LARV, ये लार्वा हो गया। और ये प्यूपा हो गया, PUP, ये ठीक, प्यूपा हो गया। ये मोथ हो गया यानी कीड़ा हो गया। अब आप बता दो क्या आंसर होगा, किस जीवन चक्र में तंतु पैदा करता है। अब आपका इसको इसको आपका आंसर देना होगा। आप कहोगे मैम वो जीवन क्रम के अपने प्यूपा वाले स्थिति में क्या होता है, रेशम पैदा करता है, ठीक है। ऊपर हम लोग सिल्क के बारे में देखते आए हैं। 86 का आंसर कर दें। फ्लैक्स के पौधे के लिए डैश 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 प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। रिपलिंग कितने तरीके से होती है, आप कहोगे मैम रिपलिंग 3 तरीके से होती है। एक पानी में भिगा कर होता है, एक ओस से होता है,
एक रासायनिक यानी केमिकल प्रोसेस से होता है। आप अपना आंसर करें। ऑप्शन ए बीज होगा यानी सीड होगा, ऑप्शन बी तना होगा यानी बास्ट होगा, ऑप्शन सी पौधा होगा यानी प्लांट्स होगा, ऑप्शन डी लीलेन होगा यानी लीलेन होगा। आप बता दो। आप कहोगे मैम रिपलिंग की प्रक्रिया जो होती है 86 का क्या आंसर होगा? रिपलिंग प्रक्रिया किस में होगी? तो आप कहोगे मैम लीलेन में होती है, फ्लैक्स में होती है। रिपलिंग में क्या होता है मैम? आप लोग कोई बताएंगे? कुछ लिखना हो तो लिखिए। आप कहोगे मैम रिपलिंग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, रिपलिंग करके ही पौधे मिलते हैं। तो इसमें क्या होगा? यह रिपलिंग का नाम, पहले आप लोग इसका रिपलिंग बता दे, रिपलिंग को क्या कहेंगे, रिपलिंग क्या होता है? आप कहोगे मैम इसमें जो तना होता है, जो उसको निकाला जाता है, वह रिपलिंग प्रक्रिया होता है। कूट कूट करके जो भी चीजें बनती हैं, एक्स नामक पौधे से लीलन मिलता है। ठीक है, इसका आप लोग रासायनिक नाम बताएं। इसको इरेज करते, लीलन का रासायनिक नाम बताएं। तो आप कहोगे मैम लीलन का वानस्पति क्या रासायनिक नाम है? क्या नाम है? लीनम। क्या नाम है? लीनम। यूसी टेटिसियम। यूसी टेटिशियम क्या होगा? यूसी टेटिसियम। ठीक, आपको ये वानस्पतिक नाम याद करना चाहिए। ये कैसा पौधा है मैम? तो आप कहोगे ये वार्षिक पौधा होता है, यानी एनुअल पौधा होगा। क्या होगा? एनुअल प्लांट होता है या पौधा होता है। किससे निकलता है मैम? तने से, यानी स्टेम से, यानी बास्ट फाइबर इसको कहते हैं। स्टेम मतलब तना होता है। ठीक है, ये हो गया, इसका वानस्पतिक नाम जान लिए आप लोग। अब ये सारी चीजें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 87 का आंसर कर दें। मिलावट निरोध अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1960, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप बता दे क्या हुआ था? आप कहोगे मैम खाद्य पदार्थों में मिलावट पर नियंत्रण पाने के लिए कब किया गया? सन 1954 में क्या बना? खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम लाया गया। ठीक है, मिलावट निरोध अधिनियम की शुरुआत की गई। ठीक, 88 का आंसर कर दे। मूंग दाल, बेसन चना जैसी दालों के लिए अपमिश्रक के रूप में इनमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मतलब क्या नहीं मिलाया जाता? मिलावट होती ना, मिलावटखोरी तो हर जगह है। इसमें क्या नहीं मिलाएंगे? मसले हुए आलू, मेटलिन एलो, लैड कोमैट या क्रोमैट, केसरी दाल। तो आप कहोगे मैम इसमें से क्या नहीं मिलाएंगे? तो मसले हुए आलू को हम दाल में नहीं मिलाएंगे। मसले हुए आलू कहाँ मिलाते हैं? हम घी में मिलाते हैं, आइसक्रीम में मिलाते हैं, वहां पे मसले हुए आलू मिलाए जाते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे मसले हुए आलू नहीं। लेड क्रोमेट यानी सीसा हो गया, इसको हम मिला देंगे। मेटलिन येलो यानी हल्दी में मिलाते हैं, पीले पीले कलर का होता है, इसको भी हम करके उसका कलर पीला कर देते हैं। और केसारी दाल तो आप लोग जानते ही हो। केसारी दाल खाने से कौन सा रोग होता है? कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में? केसारी दाल खाने से क्या होता है? खेसारी दाल खाने से लेथाइरिज्म नामक रोग होता है। अब आप कहोगे मैम लेथाइरिज्म में क्या होता है? व्यक्ति को लकवा मार जाता है, व्यक्ति अपंग हो जाता है। 89 का आंसर करते क्या होगा? 89 का आंसर है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? ऑप्शन ए रासायनिक विधि, ऑप्शन बी भौतिक विधि, ऑप्शन सी विकिरण विधि, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। अब आप बता दो कि खाद्य पदार्थ है उसके संरक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे मतलब अच्छी है या अधिक वैज्ञानिक विधि है? तो आप कहोगे मैम वैज्ञानिक का नाम ले लिया है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? रेडिएशन मेथड हो जाएगा, यानी विकिरण विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडिएशन विधि विधि यानी विकिरण विधि हो जाएगा। 90 का आंसर कर दें। ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितना कैलोरी देना चाहिए? ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी 2700, ऑप्शन बी 2500, ऑप्शन डी 2000। आप बता दो एक व्यक्ति है जो ज्वर से पीड़ित है, उसको कितना आहार देना चाहिए कैलोरी? तो आप कहोगे मैम 2700 कैलोरी उसे देना चाहिए। अब कैलोरी आ गया, आप बता दो 1 ग्राम प्रोटीन जलेगा तो कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी? 1 ग्राम फैट जलेगा तो कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी? और 1 ग्राम आपको क्या है कार्बोहाइड्रेट जलेगा तो कितनी किलो कैलोरी मिलेगी? आप कमेंट बॉक्स में फटाफट करें। आप कहोगे मैम फैट के लिए तो 9 किलो कैलोरी हो गया, CHO के लिए 4.1 किलो कैलोरी हो गया, प्रोटीन के लिए भी 4.1 किलो कैलोरी हो गया। अब इस तरीके से भी चीजें आपको पढ़ना है। 91 का आंसर कर दें। निम्न सोडियम युक्त आहार की संतुति की जाती है। ऑप्शन ए मधुमेह के रोगी को, ऑप्शन बी उच्च रक्तचाप के रोगी को, ऑप्शन सी कब्ज के रोगी को, ऑप्शन डी पीलिया के रोगी को। 91 का आप आंसर कर दे क्या होगा? आप कहोगे मैम 91 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा आप बता दें?
आप कहोगे मैम जो निम्न सोडियम होता है, सोडियम मतलब नमक होता है, और नमक जिनकी बीपी बढ़ी होती है उन्हें नहीं देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आप ये जान गए कि ये होगा, ठीक है। प्रतिदिन उन्हें कितना ग्राम नमक देना चाहिए, तो आप कहोगे मैम 1.5 ग्राम ही सोडियम उन्हें लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर कर दें। निम्न में से कौन सी बीमारी ओरल फीकल रूट से फैलती है? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी ट्रिकोमा, ऑप्शन सी मियादी, ऑप्शन डी टीनियसिस। आप अपना आंसर कर दे 92 का क्या होगा। आप कहोगे मैम क्या होगा, मियादी बुखार। मियादी बुखार में ही ओरल फीकल से फैलती है, ठीक है। मियादी बुखार को और क्या कहते हैं, इसको हमाद का बुखार कहते हैं, या टाइफाइड कहते हैं, या मोतीझरा भी कहते हैं। इसका क्या क्या नाम हो गया, आप कहोगे मैम इसका नाम मियादी बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, और क्या हो गया, आंत का बुखार हो गया, और मोतीझरा। इसके तमाम नाम हैं। इस तरीके का प्रश्न अगर आपको पढ़ना है तो शाम को 5 बजे वाली जो वीडियो अपलोड हुई है 10 मिनट से रीच करके नाम होगा, वहां जाकर के आप सारे डिजीज को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर जान गए। आपको एक प्रश्न मैं पूछ लूं कि टीएबी का इंजेक्शन किस में लगाते हैं, तो आप कहोगे मैम इसी से बचने के लिए हम टीएबी का इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, सूची मिलान करना है। अच्छा नहीं, क्या दे रहा है, गलत छाटना है क्या, लक्षणों का मिलान करो। क्यों इसका, अच्छा इधर दिया होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ से खोज करके उधर जाएंगे, चेक करेंगे। डायबिटीज मधुमेह क्या है, थोड़ा सा और बड़ा कर दें, डायबिटीज यानी मधुमेह, ठीक। इसमें क्या होगा, और सेकंड नंबर पे क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। सी पे क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी वृक्क शोथ। ऑप्शन डी सिरोसिस, क्या है, सिरोसिस जिगर यानी जिगर का रोग। अब आप लोग बता दो किधर क्या जाएगा। तो आप कहोगे मैं मधुमेह दे रहा है, तो मधुमेह मधु क्या है, मूत्र में ग्लूकोज आना, मूत्र में प्रोटीन आना, जलोदर। अभी एक सेकंड, जो आए वो आप करो पहले। पहले मुझे आ रहा है बी का एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस से मैम क्या होगा, रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ठीक। क्या होगा मैम, रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। हमको ये आ रहा था, तो आप बी का 2 देखना। अभी मैं बता रही हूँ, पहले ए का खोज ले। तो आप कहोगे मैम डायबिटीज मधुमेह जो होगा, मूत्र में ग्लूकोज का आना, तो पहले 3 होगा फिर 2 होगा। क्या होगा, आप इस तरीके से लिखते चलो, 3 2, फिर क्या होगा, ब्रिक होगा। जहां किडनी होगी वहां क्या आएगा, मूत्र में प्रोटीन का आना। क्या होगा, मूत्र में प्रोटीन का आना यानी यूरिन में प्रोटीन आएगा। सिरोसिस जिगर हो गया, जो क्या हो गया, जलोदर हो गया। तो क्या हो गया, 3 2 1 4। अब देखो ऐसा आंसर कहाँ है, 3 2 1 4। 32 14, 32 14 किधर है, आप देखते रहिएगा। आप कहोगे मैम 3 2 1 4, 3 2 1 4 पहले में ही है, यानी पहला आंसर सही हो गया। ऐसे आपको सॉल्व करना होता है, पहले जो आए उसे लगाओ, फिर जो ना आए उसे आप लगाइए। और यहाँ पे आपको एक मैं ये भी बता दूं, अगर आप तीसरा डिफाइन कर पा रहे थे उतने में आपका क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहीं भी 3 नहीं है, तो इसके मतलब आप कूट देख करके घबराया मत करें। बड़ा क्वेश्चन देख करके आप लोग पहले ही होपलेस हो जाते हैं। होपलेस ना होइए, उसे पहले पढ़िए। जहां आप प्रश्न को पढ़ोगे वहां आपके वो मुट्ठी में चला जाएगा। अब आप 94 का आंसर कर दें। पेट में छाले जिसे अल्सर कहते हैं, होने पर इनका कम सेवन करना चाहिए। ऑप्शन ए स्पाइसी यानी मिर्च मसाले, ऑप्शन बी फाइबर, कम कह रहा है कम करना चाहिए, ठीक है, फाइबर यानी रेशेदार भोजन। ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज यानी ऊपर के दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी कोई भी नहीं। तो आप कहोगे मैम पेट में जब अल्सर हुआ, छाला हुआ है, तो व्यक्ति को मिर्च मसाला भी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सादा भोजन देना चाहिए, और रेशेदार खाना भी नहीं देना चाहिए, भोज्य पदार्थ, ताकि वो भी क्या है, रिश्तेदार खाने को देने से भी उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ यानी ऊपर के दोनों। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर कर दें। रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है। आज हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज थोड़ी सी स्लो हो, आज मेरा तबीयत नहीं ठीक था, मन नहीं कर रहा था वीडियो शूट करने का, लेकिन मैंने कहा अगर आज आप लोग का वीडियो नहीं शूट करूंगी तो क्लास अब्सेंट हो जाएगा। बच्चे बहुत ही उम्मीद लगा करके 10:40 पे क्लास में आते हैं। मेरे पास 2 ही 4 5 बच्चे तो आते तो हैं, 9 10 11 12 तक कभी कभी लोग आते हैं, संडे के दिन तो मतलब ठीक ठाक लोग आते हैं। लेकिन मेरे पास रेगुलर स्टूडेंट है, मैं नाम भी लेना चाहूंगी। कौन कौन है, विभा है, ठीक। आप लोग अपना नाम आज सुन ले कि मैम नाम लिख रही हैं, ठीक। विभा है, भारती जी हैं, ठीक है, कौन है, भारती जी हैं, फिर कौन है,
मोनी सोनकर हैं, ये बच्चियां क्या है, रेगुलर है। इन दोनों में से भी, तीनों में से भी अगर कोई अब्सेंट हो जाए तो भी एक आती हैं, ठीक है। ये लोग ये नहीं कि ये आए ये नहीं आए, बाकी लोग आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। उधर न जाने कौन सी आईडी थी, किस नाम की, विवेक यादव नाम की आईडी थी, वो तो न जाने ही अब कहाँ चले गए, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, ठीक है। तो मैं भी देखती हूँ कौन बच्चा रेगुलर लगा है। तो आप लोगों का जब मैं कंटिन्यूस देखती हूँ ना लगे हुए, तो ये लगता है चलो ठीक है, नहीं ज्यादा तो आधे घंटे का ही वीडियो शूट कर दो। इसलिए आप, मैं कहती हूँ ना, इसीलिए आप लोग भरोसा जब दिखाओगे ना, तो चाह करके भी मैं आप लोग को पढ़ाना नहीं बंद कर पाऊंगी। मुझे ये लगता है चलो ठीक है अपलोड कर दो वीडियो, ठीक है, समय निकाल के थोड़ा सा शूट ही कर लो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर कर दें। रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन ए रोग का कारण जानना, ऑप्शन बी आहार की प्रकृति जानना, ऑप्शन सी रोगी की भोजन संबंधी आदतें जानना, ऑप्शन डी। तो आप कहोगे मैम ये सब हो जाएगा, हम रोग का कारण जानेंगे कि उसे जुकाम तो नहीं हुआ तो हम उसे आइसक्रीम नहीं देंगे, ठीक। आहार की प्रकृति हम जानेंगे, यानी किस प्रकृति का आहार है, कैसा केला दे दे ऐसा ना जुकाम से केला ठंडा लग जाए, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान देंगे। रोगी की आदत देखेंगे कि ये क्या चीजें पसंद करता है। खैर बीमारी में तो पसंद नहीं देखते हैं, लेकिन खैर ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये सब ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर कर दे। प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? ऑप्शन ए 50 ग्राम, ऑप्शन बी 0.5 ग्राम प्रति शरीर के ग्राम से हिसाब से शरीर के वजन के, ऑप्शन सी 1 ग्राम किलो प्रति किलोग्राम शरीर के वजन से, यानी 60 किलो का व्यक्ति है तो 60 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, कितना, 60 ग्राम प्रोटीन, या 2 ग्राम किलो प्रति शरीर के हिसाब से। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसके हिसाब से आप लोग का आंसर हो जाएगा सी। लेकिन मैं आज आप लोगों को रिवाइज्ड आरडीए के हिसाब से बताऊंगी। क्या है, 0.83 ग्राम क्या है प्रोटीन एक एडल्ट व्यक्ति को लेना चाहिए। पहले ये था, जब 2010 में आरडीए आया था तब ये था कि अगर आप 60 किलो के हो तो 60 केजी के हो तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना है, 60 ग्राम प्रोटीन लेना है, 50 के हो तो 50 लेना है। लेकिन अब जब आरडीए दोबारा रिवाइज करके आया, मतलब 2020 में आया, 2020 में, तब वहां पे क्या हो गया कि आपका अगर वजन आपका 60 किलो है तो आप 0.83 के हिसाब से, मतलब पूरा 1 ग्राम नहीं है, 8.3 है, 0.83 है, इसको आप रट लीजिएगा कि पूरा 1 ग्राम नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन रिवाइज्ड में भी वही है, बदला नहीं है, तो आरडीए के हिसाब से मैं आप लोग को करा दी, इसका आंसर सी होगा। लेकिन जो मैं रिवाइज्ड आंसर की बताई हूँ, आज अगर कोई प्रश्न नया हो जाए तो उसका आंसर ये माना जाएगा, ठीक। आप लोग का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर करते हैं। बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही हैं? ऑप्शन ए जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ऑप्शन बी डाकघर, ऑप्शन सी राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। आप इसका आंसर कर दें। कल आप लोगों को वीडियो मिलेगा मेरे हैंड रिटन नोट से, ठीक है। मैं वहां पे जो वन लाइनर क्वेश्चन लिख करके रखती हूँ, कल आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा, कल मैं वो कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ऐसी अब बदल बदल करके चीजें आती रहेंगी। 97 का आंसर होगा आपका क्या, मैन, एलआईसी और यूटीआई का। किसका, एलआईसी और यूटीआई का। अब आप लोग सन बता सकते हैं कि एलआईसी का स्थापना कब हुआ था और यूटीआई का। तो यूटीआई का मैं बता दे रही हूँ 1964 का, एलआईसी का आपका होमवर्क है। और यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होगा मैम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, तो आप बता तो दी, यूटीआई ठीक क्या है, यूटीआई आप बता रहे, भारतीय ट्रस्ट लिखा हुआ, चलिए खैर कोई बात नहीं है। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर कर दें। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? क्लोरोमाइन, क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे मैम जल शुद्धिकरण की बात हो रही है तो हर वाटर टैंक में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, ठीक है। कभी कभी पानी का टेस्ट आप लोग देखते हो कैसा लग जाता है, जो सप्लाई के वाटर होते हैं वहां पे ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाला गया होता है। 99 का आंसर कर दे। आधारी सर्वेक्षण एक विधि है। ऑप्शन ए 10 घंटे अनुस्मरण की, ऑप्शन बी 12 घंटे अनुस्मरण की, ऑप्शन सी 5 घंटे अनुस्मरण की, ऑप्शन सी 24 घंटे अनुस्मरण की। आपको बहुत अच्छे से याद होगा। आप कहोगे मैम 24 आवर रिकॉल मेथड आधारी सर्वेक्षण की एक विधि होती है, समझे। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर कर दे। निम्नलिखित में से कौन से भोजन लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित होते हैं? मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ, जहां जहां लैक्ट होगा वहां क्या होगा, मिल्क से चीजें होंगी। लैक्ट क्या है, लैक्टोबैसिलस क्या होगा, जो दूध से दही जमाता है उस बैक्टीरिया का नाम है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टेज जो एंजाइम होता है वो दूध पे वर्क करता है, ठीक है।
और लैक्टोज जो होगा वो मिल्क क्या होता है, मिल्क शुगर होता है। इस तरीके से जहां भी आपको लैक्ट लैक्ट दिखे आप तुरंत उसको मिल्क से जोड़ करके आंसर कर दोगे। तो यहाँ से मिल्क से जोड़ने वाली चीजें क्या है, आप कहोगे मैम दही और पनीर दोनों है, दोनों दूध से बनता है, लेकिन यहाँ पे किड़वो पूछ रहा है, किड़ो यानी फर्मेंटेड करके क्या बनता है, क्या पनीर को फर्मेंटेड करके बनाया जाता है कि दही को। अब यहाँ पे आप फंस जाओगे, आपको समझना पड़ेगा कि मैम जो योगर्ट होता है, जो योगर्ट को है यानी जो कर्ड है उसको क्या करते हैं हम फर्मेंटेड करते हैं। पनीर को कहाँ फर्मेंटेड करते हैं भाई, दूध को खौलाते फिर कपड़े में बांध करके पनीर बना देते हैं। लेकिन फर्मेंटेड क्या होता है, जो रात भर चीजें सड़ती हैं, कुछ घंटे चीजें 5 से 6 घंटे सड़ाई जाती हैं, वही तो फर्मेंटेड विधि हो गई। तो अभी आप कहोगे मैम सिरका बियर और दही सब फर्मेंटेड हो गया, लेकिन लैक्टिक अम्ल के किण्वन द्वारा पूछ रहा है तो लैक्टिक अम्ल से ना बियर बनेगा ना ही सिरका बनेगा। एक आंसर आपके पास हो गया कि मैम योगर्ट होगा यानी दही होगा। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए कि मैंने कैसे आपको बताया। जहां जहां लैक्ट शब्द आपको दिखेगा पूछते लैक्टोमीटर क्या करता है, तो आप कहोगे दूध की शुद्धता मापता है। तो ये चीजें आपको जहां जहां लैक्टो होगा वो चीजें आपको याद रखनी होगी कि मैं मिल्क के साथ जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ टर्मिनोलॉजी को आप पकड़ के रखो। मैं पूछ रही हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में करो कार्डियोलॉजी किसके साथ जुड़ेगा, और मैं बता रही हूँ आप लोग बस लिखते चलो, मैं लिखूंगी नहीं। ऑस्टियोलॉजी किसके साथ जुड़ेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और कार्डियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी और हिपेटोलॉजी, हिपैटोलॉजी जहां जहां हिपेट शब्द लगा है, कार्डियो लगा, ऑस्टियो लगा, आप लोग बताएं क्या मतलब समझते हो। अब मैं आप लोग से खुद लिखवा करके पूछूंगी। कार्डियो का मतलब क्या हो गया, हार्ट हो गया यानी हृदय हो गया। ऑस्टियो का मतलब क्या हो गया, बोन हो गया यानी हड्डी हो गया। हिपेट का मतलब क्या हो गया, लीवर हो गया, क्या हो गया, लीवर हो गया। इस तरीके से। अच्छा और एक चीज मैं पूछूंगी, रुक जाइए याद नहीं आ रहा है, किडनी को क्या कहते हैं। चलो अब तो मैं बता ही दी, ठीक है। अब मैं ऐसे ही आप लोग को टर्मिनोलॉजी पूछूंगी और आपको उसका आंसर लिख करके टाइप करके देना होगा। 101 का आंसर करें, कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है। आप लोग कोई भी फल है कच्चा तोड़ते हो एक अजीब सी स्मेल आती है, वो किसके कारण होगा। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन निरोधक है, ऑप्शन बी टैनिन है, ऑप्शन सी सैपोनिन्स है, ऑप्शन सी फेविज में है। आप 101 का आंसर कर दें। आप कहेंगे मैम 101 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ट्रिप्सिन निरोधक होगा। ये सैपोनिन्स है क्या है, आप कहोगे मैम सैपोनिन्स दाल में पाया जाता है, जो दाल भगोने में या कढ़ाई में दाल नहीं बनती, सॉरी, पतीली वगैरह में जो दाल बनती है तो क्या है उसमें से झाग बन के व्हाइट व्हाइट कलर निकल जाता है, वही सैपोनिन्स होता है। ठीक है, इसीलिए जब पहले भगोने वगैरह में दाल बनती थी तो लोग खाते थे तो गैस नहीं बनती थी। अब सुनते हैं कि कुकर वाली दाल खाने से गैस बनती है, क्यों, क्योंकि उसका झाग सैपोनिन निकलता नहीं है। ठीक है, 102 का आंसर कर दे। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन ए परिबद्ध जलाशय है, ऑप्शन बी ट्यूबवेल है, ऑप्शन सी जलधाराएं हैं, ऑप्शन डी में से कोई नहीं है। 102 का आंसर कर दें। आप कहेंगे मैं कृत्रिम झील की बात पूछ रहा है तो परिबद्ध जलाशय जो हो गया, परिबद्ध मतलब जो चारों ओर से घिरा हुआ है और यहाँ पे जल भरा हो, यही क्या हो जाएगा, कृत्रिम झील होगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा मैम, धान का खेत हो जाएगा परिबद्ध जलाशय का उदाहरण। और झील हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये सब कृत्रिम झील, झील का दूसरा नाम है। ठीक, 103 का आंसर कर दें, जल्दी जल्दी करते, आप लोग 103 हो गया ना, और 22 इसके ऑप्शन बचे होंगे। ठीक, 22 नहीं 23 की, हाँ ठीक 23 की। चलिए, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम सॉल्ट, ऑप्शन बी कैल्शियम सॉल्ट, ऑप्शन सी पोटेशियम सॉल्ट, ऑप्शन डी सोडियम सॉल्ट। आप अपना 103 का आंसर कर दे, क्या होगा, आप कहेंगे मैम 103 का आंसर हो जाएगा यानी कैल्शियम सॉल्ट। अब कुछ हम लोग जल पे क्वेश्चन करेंगे। पहली बात तो आप लोग जल का सूत्र बताओ, H2O किसका सूत्र है, आप कहोगे मैम जल का। H2O का मतलब क्या हो गया मैम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, और ऑक्सीजन के कितने अणु, 1 अणु, मिलकर के क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है, आप कहोगे मैम 7 होता है। अगर 7 होता है तो अम्लीय है, मैं पूछ रहा हूँ अगर 7 है तो क्या जल अम्लीय होता है, जल क्षारीय होता है, या जल उदासीन होता है। आप अपना आंसर करें क्या होता है, तब तक मैं कुछ और पूछ रही हूँ, बाद में आपको आंसर बताऊंगी। शुद्ध जल की आप परिभाषा बताइए। शुद्ध जल क्या होता है मैम, ट्रांसपेरेंट होता है, और क्या होता है, कलरलेस होता है, और क्या होगा, टेस्टलेस होगा, क्या होगा, टेस्टलेस होगा, और क्या होगा मैम,
और ट्रांसपेरेंट होगा, कलरलेस होगा, टेस्टलेस होगा, और क्या होगा, और क्या, स्मेललेस होगा। क्या होगा? स्मेललेस होगा। ये क्या है मैम? शुद्ध जल का परिभाषा है। अब आप यहाँ पे बता दो कि जल का पीएच मान 7 है तो क्या होगा? आप कहोगे मैम उदासीन होगा, यानी न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ चलो, क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर कर दीजिए। अब ऐसा प्रश्न हम कराएं तो आप लोग को कैसा लगेगा, जरूर बताना मैम। कि आप ऐसे ही पढ़ाइए, अच्छा लग रहा, चाहे आप जैसे पढ़ा रही थी पहले ऐसे पढ़ाइए, जैसा आप लोग बताओगे मैं करूंगी। खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम की तरफ लगाना है, यानी किसमें ज्यादा कैल्शियम पाया जाएगा, किसमें कम पाया जाएगा। आप बता दो। ऑप्शन ए रागी, ऑप्शन बी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, रागी चावल दूध पालक, दूध रागी चावल पालक, पालक चावल पालक दूध चावल रागी, दूध पालक रागी चावल। तो आप कहोगे मैम कैल्शियम की बात कर रहा है तो पालक में तो हर जगह आयरन पाया जाता है, तो पालक को तो पहले रखना सही नहीं होगा। तो सी वाला आंसर तो हम ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे? 104 का सी वाला आंसर हम यूं ही एलिमिनेट कर देंगे। सी होना नहीं है। सबसे ज्यादा कैल्शियम होगा मैम दूध में, दूध के बाद रागी में, फिर पालक में, फिर चावल में। इस तरीके से करके हम लगा सकते हैं। रागी को क्या कहते हैं? गरीबों का क्या कहते हैं? गरीबों का दूध कहते हैं, या गरीबों की, हाँ ठीक। और किसको कहते हैं? कैल्शियम को भी शायद कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाओ। कार्नियल जीरोसिस, जिसे सूखापन कहते हैं, की कमी का एक रोग विषयक चिन्ह है। आप बता दो क्या होगा? विटामिन ए, यानी किसकी कमी से कॉर्नियल जीरोसिस हो रहा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आप कहोगे मैम 105 का आंसर क्या होगा? 105 का आंसर हो जाएगा कि कार्नियल से मतलब है। अब आपको यहाँ ट्रिक दे दूं मैं कि कार्निया आंख में होता है, और यहाँ से कार्नियल को आप सीधे सीधे आंख पे लगाओगे। तो यहाँ पे अगर चलो ठीक कार्नियल आप जान भी गए तो आप क्या जानोगे कि कौन सा विटामिन आंख के लिए होता है? तो आप कहोगे मैम आप ये मत कहिए, हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए जो होता है आंखों के रोगों के लिए जिम्मेदार होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आप कहोगे मैम रेटिनॉल है। बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। डी का क्या है? कैल्सिफेरॉल है। ये सारी चीज भी हमको अब पढ़ते चलना। आप लोग का रिवाइज कराए, विटामिन बहुत दिन हो गया, बीच बीच में मैं रिवाइज भी कराती चलो। 106 का आंसर कर दे। मोनी जी हमेशा टाइप करती हैं, मैं मुझसे चीजें भूल जाती है। अरे भैया भूल इसलिए जा रहा है कि आप रिवाइज नहीं कर रही हैं। आप रिवाइज करिए, जो क्वेश्चन एक बार आए, 2 बार 4 बार उसको पढ़ते रहिए। जब चीजें देखो, पहले क्या होता, पहले हम आज पढ़ लिए, फिर 7 दिन बाद पढ़ लिए, फिर उसको 14 दिन बाद पढ़ लिए। इस तरीके से चीजों को रिवाइज करते जाने से बच्चे क्या है, बच्चे पहले पढ़ रहे हैं, इस समय भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। फिर इसी महीने में जैसे 15 अगस्त खत्म होगा उसके बाद उनका टेस्ट शुरू होगा। ठीक, टेस्ट के पहले याद करके सुनाएंगे, फिर टेस्ट देंगे। अब इस समय क्या है, 15 अगस्त अभी तो खैर आ गया, अभी तो प्रोग्राम वगैरह में सब बिजी रहेंगे। ठीक, चाह के भी आप नहीं पढ़ा सकते, वो सब इतना मस्त रहते हैं प्रोग्राम में। ठीक, तो 15 अगस्त के बाद क्या होगा, एक हफ्ते हैंगओवर लेते हैं, सब थक गए हैं डांस कर करके। ठीक है, तो एक हफ्ते तक तो बिल्कुल कोई स्कूल आएगा कोई नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर उनका याद करके हम लोग सुनेंगे, फिर वो टेस्ट देंगे। ठीक, फिर क्या होगा, एक बार और एग्जाम के समय याद करके सुना जाएगा, फिर एग्जाम होगा। फिर वहां पे क्या होता है, तो ये चीजें क्या है, स्टेप बाय स्टेप उनका रिवाइज हो रहा है। अलग से तो नहीं कुछ पढ़ रहा है, तो ऐसे ही आपको भी रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं हमेशा PYQ लगाते रहिए। PYQ का बहुत ही रोल होता है। आप देखते हो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन घूम फिर कर आते रहते, तो कहीं भी किसी भी स्टेट का मिले आपको PYQ कर ही लेना है। और थ्योरी आपको अलग से अपना किताब लेकर के थ्योरी पढ़िए, बिना थ्योरी पढ़े कुछ नहीं होगा। अब तो मेंस एग्जाम आ गया है, बिना थ्योरी के आप मेंस नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को 5 बजे वाले क्लास में मिला होगा थ्योरी कैसा है, क्या आप लोग ऐसा लिखने में सक्षम है? नहीं है तो सक्षम हम बनाएंगे। ठीक, चलिए 106 का आंसर कर दें। आप कहोगे मैम कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? ऑप्शन ए मिल्क से, ऑप्शन बी फल से, ऑप्शन सी प्रोटीन से, ऑप्शन डी वसा से। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? आप कहोगे मैम HDL होता है, LDL होता है, VLDL होता है, यही तो कोलेस्ट्रॉल होता है। जी हाँ, यही कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आप कहोगे मैम फैट की अधिकता से ही कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो HDL, LDL, VLDL है, क्या इसका कोई मुझे फुल फॉर्म बता देगा? तो जी मैम हम लोग बिल्कुल बता देंगे। HDL का फुल फॉर्म होता है, पहले आप लिख लीजिए, हम लोग भी टाइप कर रहे हैं। HDL हो गया, LDL हो गया, और क्या हो गया, VLDL हो गया। तो पहले आप शुरू कर दीजिए, किधर से शुरू करेंगे? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन,
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या है, सबकी फुल फॉर्म है। कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, तो एचडीएल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, अब आपको ऐसे करके पढ़ना है, बिल्कुल भी इधर उधर भागना नहीं है। ठीक है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, आप कहोगे मैम डेयरी प्रोडक्ट क्या होता है, जो दूध वाली चीजें होती हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, मांस मछली अंडा हो गया, उन सब में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर कर दे। निम्नलिखित में से कौन सा पूफा का उदाहरण नहीं है। प्यूफा मोफा आप लोग पढ़े होंगे, प्यूफा का फुल फॉर्म क्या होता है, आप ये भी बता दें। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, म्यूफा का फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहोगे मैम मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इस तरीके से आपको एकदम जबान पे सब रटना चाहिए, रटना पड़ेगा, तब कुछ होगा। आप बता दो पूफा का उदाहरण क्या नहीं है, तो आप कहोगे मैम ओलिक अम्ल है, लिनोलिक अम्ल है, लिनोलिनिक अम्ल है, एरिकडोनिक अम्ल है। अब आप बता दो इसमें से क्या नहीं है, तो आप कहोगे मैम इसमें से जो है एक म्यूफा आ गया है, और म्यूफा जो है ओलिक अम्ल, ये क्या है, ये म्यूफा हो गया है, नॉट प्यूफा। ठीक है, क्या है, म्यूफा है, और ये तीनों क्या है, प्यूफा है। तो कौन अच्छा होता है, म्यूफा अच्छा होता है कि प्यूफा अच्छा होता है, आप ये लोग बता दो क्या अच्छा होता है। तो आप कहोगे मैम जो चीजें हमें वनस्पत से मिलती हैं वो क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। आपका ये होमवर्क है, बताइएगा पूफा अच्छा होता है कि म्यूफा अच्छा होता है। ठीक, 108 का आंसर कर दे। प्रकृति के सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली, प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है, जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की जरूरत भी नहीं है। देखिए कितना बढ़िया से प्रश्न घुमाया गया है। ऑप्शन ए विटामिन ए है, ऑप्शन बी विटामिन बी है, ऑप्शन सी विटामिन डी है, ऑप्शन डी विटामिन ई है। आप कहोगे मैम विटामिन डी है यानी कैल्सिफेरॉल है, विटामिन ई है, इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, एंटी स्टरलिटी विटामिन कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं, मैं सुंदरता का विटामिन कहेंगे। इसका इसके कमी से नपुंसकता नामक रोग होता है, एंटी एंटरलिटी विटामिन कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। बी का थायमीन है, ए का रेटिनॉल है, डी का कैल्सीफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 109, ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी खनिज लवण। आप बता दें, आप कहोगे मैं प्रमुख स्रोत ऊर्जा का पूछ रहा है तो सीएचओ ही होगा। सीएचओ के कितने प्रकार, 3 प्रकार, कौन कौन, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनो में क्या क्या, जीएफजी। मैम जीएफजी क्या है, जी माने जी फॉर ग्लूकोज, जी फॉर ग्लैक्टोज, एफ फॉर फ्रक्टोज। एसएमएल, डाई यानी एसएमएल, एसएमएल क्या है, सुक्रोज माल्टोज एंड लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड में क्या क्या हो गया, स्टार्च हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, सेलुलोज हो गया, पैक्टीन हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, पॉलीसेकेराइड के। आप लोग का कार्बोहाइड्रेट भी मैंने रिवाइज करा दिया। अब हम लोग ऐसे पढ़ते चलेंगे। आप कहोगे मैम कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक व्यक्ति के भोजन में 55 से 77% तक होना चाहिए। आप लोग ये भी बता दो कार्बोज की सबसे सरलतम इकाई क्या होती है, तो आप कहोगे मैम ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए, तो आप कहोगे मैम C6H12, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज का सूत्र होता है, क्या होगा, C6H12O6। क्या है, C6H12O6। आपको भी ऐसे पढ़ना है। ये क्या होते हैं, पहले किससे किससे मिल करके बनता है, आप कहोगे मैम हाइड्रोजन। ये इसका सूत्र क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, CH2O। इसमें क्या हो गया मैम, इसका क्या मतलब हो गया, किससे किससे मिलकर बना है, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग मिलकर के क्या है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, अब आगे निकल चलो। 110 क्वेश्चन क्या है, रक्त हानि की रोकथाम क्या कहलाती है। समस्थिति कहलाएगी, रक्त का थक्का जमना, एरिथ्रो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अब अच्छा नहीं, एक बार ऑप्शन सुन ले, समस्थिति, रक्त का थक्का जमना, एरिथ्रोपोइसिस, स्कंदर। आप बता दे क्या होगा, रक्त हानि की रोकथाम क्या कहलाएगी। रक्त हानि हो रही, रक्त का नुकसान हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, आप कहोगे मैम रक्त का थक्का जमना कहेंगे। क्या कहेंगे, रक्त का थक्का जमना। ये कौन करेगा मैम, तो ये कौन करेगा, ब्लड क्लॉटिंग जो होगा, क्लॉटिंग एजेंट जिसे कहते हैं, तो ये कौन करेगा मैम, ये विटामिन के करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर करते हैं।
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई? ऑप्शन ए 4 खाद्य वर्ग, ऑप्शन बी 5 खाद्य वर्ग, ऑप्शन सी 7 खाद्य वर्ग, ऑप्शन डी 11 खाद्य वर्ग। आप बताइए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की तरफ से कितने खाद्य वर्ग की संस्तुति की गई थी? उन्होंने कितना बताया था? तो आप कहोगे मैम उन्होंने जो है कितना बता दिया था? उन्होंने 11 बताया था। 11 क्या आप लोग कुछ लिख पाओगे 11 में से? अगर प्रश्न बन जाए मेंस में कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने खाद्य वर्ग की जो अनुशंसा की है उसका वर्णन करें, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित 11 खाद्य पदार्थों की क्या की गई है? अनुशंसा की गई, जो इस प्रकार है। कैसे हैं? जो इस प्रकार है। ठीक, ऐसे डैश करके फिर आप लिखेंगे नंबर 1 अनाज एवं ज्वार बाजरा। क्या लिखेंगे? अनाज एवं ज्वार बाजरा। नंबर 2 दालें एवं फलियां। फिर उनका 11वां आपको लिखना है। 11 क्या क्या है आप लोग सुनते चले। अनाज एवं ज्वार बाजरा, दालें एवं फलियां, गिरियां और तिलहन, सब्जियां, फल, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, अंडे, मांस मछली तथा अन्य प्राणी जहाज, वसा एवं तेल, शक्कर एवं अन्य स्टार युक्त पदार्थ स्टार्च युक्त पदार्थ। और नंबर 11 क्या हो गया? मिर्च एवं मसाले। ये भी प्रश्न बन जाएगा कि पहले नंबर पे उन्होंने किसको रखा? तो पहले नंबर पे उन्होंने अनाज एवं ज्वार बाजरा यानी मोटे अनाज को रखा, मिलेट्स को रखा है। और सबसे लास्ट में किसको रखा मैम? सबसे लास्ट में 11वें नंबर पे मिर्च एवं मसाले को रखा। अगर प्रश्न बन जाए एम एस स्वामीनाथन ने तेल एवं मसाला को किस नंबर पे रखा है, तो आप कहोगे मैम 9वें नंबर पे रखा है। इस तरीके से भी मेंस में प्रश्न बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर कर दें। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है क्या खा करके? 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करेगा। ऑप्शन ए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो आप कहोगे मैम यहाँ तो 4.1 किलो कैलोरी मिलेगी। 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो 2 ग्राम हो गया, तो कितना हो गया? 8.1 हो जाएगा, या 2 अगर ले लो तो 2 हो जाएगा। 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो 2.5 का कितना हो जाएगा? 2 का 8 हो गया, और 8 तो 10 हो गया। तो मैम यही हो गया का? जी हाँ, यही हो गया। और 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 520 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 112 का आंसर हो जाएगा, आप कहोगे मैम सी हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना होता है। ठीक है, कैसे निकालोगे? जैसे मैंने करके निकाल दिया। ठीक, यहाँ आप लोग आ जाओ 113 पे। क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला है ऑप्शन ए MA, ऑप्शन बी CA, ऑप्शन सी MA/CA, ऑप्शन डी MA अपॉन CA इक्वल टू 100। तो आप कहोगे मैम मेंटल एज क्रोनिकल एज इक्वल टू 100। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है किसका? मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100। ये किसने निकाला था? आप कहोगे मैम सर्वप्रथम 1912 में टर्मन ने मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? टर्मन ने किया था। 114 का आंसर कर दें, जल्दी से हम लोग 25 कर लेंगे। हाँ, आपका ये टेस्ट सीरीज क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कल से आप लोगों को 1 लाइनर मेरा हैंड रिटन क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। 114 का आंसर कर दें। आप कहेंगे मैम प्राथमिक आंकड़े दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो यहाँ तो पूछ रहा है कि कौन सा अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे मैम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। क्या कहेंगे? प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। 115 का आंसर कर दे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो नहीं आते हैं, तो इसको आपको माइनस मार्किंग है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ ही देना अगर नहीं उत्तर मालूम है तो। ठीक है, आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि 150 में से आप कितना क्वेश्चन करोगे। जनरल में हो तो कितना सही करोगे, OBC में है तो कितना सही करेंगे, SC ST है तो कितना सही करेंगे, तो प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग को कल के वीडियो में बता दूंगी। 115 का आंसर कर दें। आप कहोगे मैम 115 का जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए मार्शल का, ऑप्शन बी बर्लेसन का, ऑप्शन सी बीडरमैन का, ऑप्शन डी चंद्रशेखर का, S चंद्रशेखर का। आप कह दें। आप कहोगे मैम यह परिभाषा दिया है प्रोफेसर बर्लेसन ने। ये सब क्या होता है? ये सब रटने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, किसने कहा? बर्लेसन ने कहा। बर्लेसन, चलो ठीक है, छोड़ो। 116 का आंसर कर दें। वह रक्त स्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है।
ऑप्शन ए नुकीली पट्टी, ऑप्शन बी लंबी पट्टी, ऑप्शन सी गर्म सेक वाली पट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे मैम बह रहा है रक्तस्राव, तो हम किसको करके रोकेंगे? गर्म देने पे तो और भी गर्म होकर के फेंकने लगेगा, तो क्या होगा? लंबी पट्टी होगी। अगर इसके जगह पे गर्म सेक ना दे करके ठंडी सेक देता तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि कोई भी चीज जम रहा हो, अरे बह रहा हो, उसे जम जाएगा, ठीक हो जाएगा तो कम बहेगा, तो यही ब्लड होता है। 117 का आंसर कर दे। लेविंसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। यह पुस्तक का शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए पैसेजेस पैसेजेस, ऑप्शन बी पिजन्स ऑफ द अ मैन्स लाइफ, ऑप्शन सी एडॉप्टेशन टू लाइफ, ऑप्शन सी हाउ वी यस। आप क्या कहोगे? 117 का क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम सीजन्स ऑफ अ मैन्स लाइफ। ये सब क्वेश्चन कुछ टफ हो जाते हैं। 118 का आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण के अजैविक घटक हैं आसपास की वायु, जल, स्थल, इनमें से सभी। तो पर्यावरण का परिभाषा ही होता है परि और या परि प्लस परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब है जो हमें घेरे हुए हैं। तो हमारे आसपास की वायु हो गई, जल हो गया, स्थल हो गया, जो भी पेड़ पौधे होते हैं हमें क्या है? चारों ओर से आच्छादित किए हैं, ढके हुए हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। 119 का आंसर करते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो झलकता है, कैसे झलकता है? ऑप्शन ए चित्रों के चुनाव से, घरों की सज सज्जा से, कीमती सामान से, इनमें से कोई नहीं। ये दोनों आंसर नहीं होगा। आप कहोगे मैम तो चित्रों का चुनाव भी नहीं मैटर करेगा, उसके घर को देख करके उसका व्यक्तित्व तो झलक जाएगा, कितना गंदा आदमी है, कितना सफाईदार है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, अरे उनके घर में एक धूल नहीं दिखती, इतने सफाईदार हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है। 120 का आंसर कर दे। ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फाइब्रिन, ऑप्शन बी कैरेटीन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी ग्लोब्यूलिन। आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम 120 का आंसर हो जाएगा कि ऊन जो है केरोटीन यानी कैरोटीन से बना होता है, कैरेटीन से। इसमें क्या क्या मिला होता है मैम? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और क्या होता है ऊन में? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ये सब क्या होते हैं, और सल्फर भी होता है। कितने कितने प्रतिशत में होते हैं आप लोग चाहे तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितने कितने प्रतिशत होता है। फिलहाल ये जान लें, ये सभी तत्व जो हैं आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? कैरोटीन बना देते, कैरेटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ऊन में जो प्रोटीन हो गया कैरेटीन हो गया। यही नाखून में होता है हम लोगों के, यही बाल में होता है। इसीलिए ऊन कैसे जलता है? बाल की तरह गंध आती है ना ऊन जलता है तो। और क्या हो गया? और यही कहाँ पाया जाता है? जो जानवर होते हैं उनकी खुर में पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है? कैरेटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। 121 का आंसर आप लोग कर दें। एक बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। ऑप्शन ए खेलना, ऑप्शन बी खाना, ऑप्शन सी चिल्लाना, ऑप्शन डी अनुपूरक लेना। आप कहोगे मैम खेलना, चिल्लाना, खाना, अनुपूरक, इसमें से आंसर बेस्ट होगा खेलना, यानी प्लेइंग होगा। क्या होगा? प्लेइंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122। लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर बता करके जाइएगा कि 64 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। 122 का आंसर है सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। क्या सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, विवादित है? तो ये दोनों आंसर तो होना नहीं है, दो ही आंसर है। तो आप कहोगे मैम कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता है। समझे? आप लोगों को मैं बताई थी किस महीने में बच्चा सामाजिक होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो क्या होगा ये तो बताते चलो। असत्य होगा, ठीक। क्या होगा? असत्य होगा। 123 का आंसर बता दें। 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के स्थायी दांत अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न आप लोग इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। कहीं भी आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसमें आप लोगों को अस्थायी दांतों की संख्या जरूर पूछता है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 28। तो आप कहोगे मैम 20 टीथ जो होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं। 24 का आंसर कर दें। शरीर के ऊतक में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं? पेलाग्रा, स्कर्बी, ओडिमा, ऑस्टियोमलेशिया। आप बता दे किसे कहेंगे? आप कहेंगे मैम मैं आप लोग को बता रही हूँ पेलाग्रा, ओडिमा, तो इसमें से क्या हो जाएगा? ओडिमा हो जाएगा। स्कर्बी विटामिन सी की कमी से, ये डी की कमी से, ये पेलाग्रा विटामिन 3 की कमी से, B3 की कमी से। B3 को ही नियासिन कहते हैं। नियासिन की कमी से, इन्हीं सब की कमी से D3 एंड D4 डिजीज होता है। आप कहोगे मैम D3 क्या है? डायरिया है, डर्मेटाइटिस है, एंड डिमेंशिया है। और ये जो एक डी और जुड़ जाता है
उसे ही D4 कहते हैं, और वो क्या होता है मैम, डेथ होता है। इसी को D3 एंड D4 कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जान गए कि सी होगा, यानी ओडिमा होगा। 125 एंड लास्ट क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, कैसा टेस्ट सीरीज लग रहा है। आप लोग ये भी बताते चलिएगा। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब मैं सोच रही हूँ आप लोगों को धीरे धीरे मैं अपना वो सुधारूंगी। अब हो सकता है आप लोग को टाइप किया हुआ क्वेश्चन मिलने लगे। ठीक है, देखिए क्या होता है। फिलहाल अभी तो मैं बुक से पढ़ा रही हूँ। देखिए होता क्या है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन है, नियासिन है, ग्लूटीन है। इनमें से कोई नहीं है। आप बता दो। आप कहोगे मैम गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है ग्लूटीन है। एल्ब्यूमिन कहाँ का प्रोटीन है, नियासिन क्या है, नियासिन विटामिन B3 है। लेकिन आप लोगों को गेहूं में केवल एक ही प्रोटीन नहीं पाया जाता है। गेहूं में 2 प्रोटीन होते हैं। आप कहोगे मैम कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो गेहूं में ग्लूटेलिन होता है और ग्लाइडिन होता है। क्या होता है, ग्लूटेलिन होता है और ग्लाइडिन होता है। इन्हीं दोनों का मिला हुआ संयुक्त रूप क्या कहलाता है, इन्हीं दोनों का मिला हुआ संयुक्त रूप क्या है, ग्लूटीन कहलाता है। ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन हो गए गेहूं में, आप कहोगे मैम ग्लूटेलिन होगा और ग्लाइडिन होगा। ये दोनों प्रोटीन ही मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्लूटीन बनाते हैं। आप लोग लास्ट में यह आंसर देते चलें कि जो सीलियक रोग होता है, सीलियक रोगी जो होते हैं उनको किस चीज का डाइट मना होता है, तो उन्हें गेहूं का, उन्हें ग्लूटीन मना होता है। गेहूं की चीजें उन्हें नहीं दी जाती है। फिलहाल आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज हम लोग 2 दिन में कंप्लीट कर लिए। कैसा लगा, क्या लगा, लास्ट में अपना स्कोर बताते चलिएगा। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।